Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 8 समास पढ़ने जा रहे हैं। तो समास पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि समास होता क्या है। देखिए, एक उदाहरण है आपके सामने। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसमें से हम के लिए शब्द को हटा देते हैं। के लिए शब्द को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या शब्द रह जाता है? रसोई घर। तो रसोई प्लस घर क्या बना? रसोई घर। ये क्या है? समस्त पद। और ये जो प्रक्रिया थी के लिए को हटा के इसको प्लस करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास। तो समास की परिभाषा हमारी क्या बनती है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। देखिए, परिभाषा क्या बनती है समास की? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त यानी शॉर्ट करना, छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास से बना जो पद होता है, समास से जो शब्द बन के तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो दो शब्दों को जब संक्षिप्त करते हैं तो जो संक्षिप्त पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब जैसे देखिए, रसोई के लिए घर, ये एक सेंटेंस था। इसमें के लिए को हमने हटाया, रसोई प्लस घर बनाया हमने शब्द। तो ये जो प्लस बन के इनको ऐड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इस प्रोसेस से जो शब्द बनता है, जो संक्षिप्त पद बना, वो क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है हमारी समास के भेद। समास के 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। पहले समास के 6 भेद माने जाते थे, पर अब जो तत्पुरुष समास है उसी के अंदर 2 जो भेद है उनको तत्पुरुष समास के अंदर मान लिया गया है। तत्पुरुष समास के उपभेद माना गया है उनको। तो समास के 4 भेदों के नाम हम पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो हम इनकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं कि कैसे हम इनको समझेंगे। अव्ययी भाव समास, इसमें जो पहला पद होता है, ये तो अपने को पता ही कि समास में 2 पद होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है। जैसे हमने रसोई घर, तो रसोई और घर 2 पदों से मिलकर बना है। तो अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है, प्रथम पद,
जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, जैसे रसोई घर में रसोई पहला आया शब्द, तो वो रसोई क्या माना जाएगा, प्रथम पद, और घर क्या माना जाएगा, द्वितीय पद। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब जो चेंज नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाता है, अव्यय शब्द। जैसे अव्ययी भाव समास में माना जाता है, फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रतिदिन, प्रति शब्द कभी चेंज नहीं होता, प्रतिदिन। नेक्स्ट, हाथों हाथ, आजीवन। नेक्स्ट देखिए, यथासंभव, यथासंभव। नंबर 5, यथाशक्ति। प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, ये हमारे सामने जो लिखा हुआ है ये क्या है, समस्त पद है। ये क्या है, शब्द, दो शब्दों को हमने संक्षिप्त कर लिया है, तो संक्षिप्त करने के बाद में ये पद बना है। और अगर हमें इसको विग्रह करना होता है तो हम वापस इसको क्या होता है, लॉन्ग मेथड में लिखते हैं। तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, हाथ की हाथ बता दो चाहे हाथ ही हाथ बता दो, यानी हाथों हाथ काम करना। आजीवन, जीवन भर, आजीवन का होगा जीवन भर। यथासंभव, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, हाथों हाथ, प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, ये ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन और काल के आधार पर कभी परिवर्तित नहीं होते। अभी रिसेंटली हमने अव्यय का चैप्टर पढ़ा था, तो अव्यय में हमने पढ़ा था ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो वो शब्द क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। प्रति, अनु, आ, यथा, ये वाले शब्द कभी चेंज नहीं होते। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और पूरा पद बनने से उसमें कभी भी चेंजिंग नहीं। प्रतिदिन, वह प्रतिदिन खाना खाती है, ठीक है, वह प्रतिदिन खाना खाता है, वह प्रतिदिन खाना खाते हैं। तो एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, प्रतिदिन शब्द में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अब सेकंड समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद भी माने गए हैं। सेकंड समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए हम छोटी सी टेबल बनाते हैं। कारक हमने पढ़े हुए हैं, तो कारक में देखिए कर्ता को छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्ता तो हर जगह होता है। कर्ता के बाद में कर्म, करण, संप्रदान, आपादान से, संबंध और अधिकरण, संबोधन और कर्ता, इन दो को हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा देखिए इनके चिन्ह आपको याद होंगे, क्योंकि आपने कारक में पढ़े हुए हैं। कर्ता के साथ आता है ने, कर्म को,
कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट देखिए, करण से और के द्वारा, क्योंकि इसमें भी से आएगा और अपादान में भी से आएगा, तो यहाँ करण वाला जो से है उसमें के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए अपादान वाले में से अलग या पृथक या फिर अलग। संबंध का, के और की, अधिकरण में, पे और पर। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कर्म से लेकर अधिकरण तक की जो विभक्ति है, ये जो चिन्ह इनको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति। तो तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। लोप होता है यानी खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाती है ये। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। राजकुमार, राजमहल, पथभ्रष्ट, शोकमग्न, पूजा घर, घुड़सवार, हस्तलिखित, ये कुछ उदाहरण है। अब हम इनका विग्रह करते हैं, क्योंकि हर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। तो ये हमारे पास समस्त पद बना हुआ है, इसका विग्रह करना है, यानी इसको लॉन्ग मेथड में बनाना है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजमहल, राजा का महल, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी अलग हो जाना। शोकमग्न, शोक में मग्न, शोकमग्न, शोक में मग्न। नेक्स्ट देखिए, पूजा घर, पूजा के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। यस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति आ रही है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजमहल, राजा का महल, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। नेक्स्ट देखिए, शोक मग्न, शोक में मग्न, पूजा घर, पूजा के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर हो गया, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब हमें इनको पहचान करना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। राजकुमार, तो का में कौन सा कारक आएगा, हमारे संबंध का के की। तो यहाँ पर जो कारक का लोप हो रहा है उसी कारक से उसको नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक, कौन सा तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक है तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट, राजा का महल, तो यहाँ पर भी कहा क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना यानी कि अलग हो जाना। तो यहाँ पर जो से अलग होने का अर्थ में कौन सा कारक आता है, अपादान कारक। तो यहाँ पर होगा आपके अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए आप, शोक मग्न, शोक में मग्न, तो में कौन सा आएगा आपके, अधिकरण। तो यहाँ पर आपके कौन सा समास होगा,
अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, पूजा के लिए घर। पूजा के लिए घर में क्या होगा आपके, घोड़े पर सवार। ये देखो के लिए में कौन सा आता है हमारे, पूजा के लिए घर, तो के लिए में आता है हमारे संप्रदान, तो यहां पर होगा हमारे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए आपके घोड़े पर सवार, तो पर में क्या आएगा, अधिकरण, तो यहां पर होगा आपके अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, हाथ से लिखित, साधन, लिखने का साधन क्या है, हाथ, तो हाथ से लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखित बोल दो चाहे हाथ से लिखित बोल दो, तो यहां पर कौन सा कारक होगा आपके, करण तत्पुरुष। तो ये तो थे तत्पुरुष समास के उदाहरण जिसमें विभक्तियों का लोप होता है। अब तत्पुरुष समास के खुद के 3 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के स्वयं के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यस, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के स्वयं के 3 भेद माने गए हैं, जिनको तत्पुरुष समास के उपभेद भी बोलते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद, देखिए द्विगु समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 नन तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष। पहले तो इनको आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि किसमें कौन सा होता है, किस समास में क्या पहचान होती है। सबसे पहला तो देखिए अपने द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद हमेशा ध्यान रखना 2 पदों से मिलकर ही समास का निर्माण होता है। जैसे राजमहल तो राज और महल, राजकुमार तो राज और कुमार, रसोई घर तो रसोई घर, पूजा घर तो पूजा और घर। तो 2-2 पद 2-2 शब्दों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, समास का निर्माण होता है। तो द्विगु समास का जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंटिंग वाला होगा। किसका द्विगु समास का पहला पद हमेशा क्या होगा, काउंटिंग वाला होगा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कल मैं आपको थोड़ा कल की क्लास में और डिटेल से समझाऊंगी इसको, आज हम शॉर्टली इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें संख्यावाचक के उदाहरण देखिए, नवरात्रि, नव यानी 9, देखिए पहला पद संख्यावाची। सप्तऋषि, सप्त यानी क्या होता है, 7। चौमासा, चौ यानी क्या होता है, 4, ठीक है। चौराहा, चौराहा, चौ यानी क्या होता है, 4। तो नव यानी 9, सप्त यानी 7, चौ यानी 4 और चौ यानी 4। इसमें आपकी आती है चारपाई, चारपाई भी आती है, यानी 4 पाइयों का समूह है। तो जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर कौन सा समास होएगा, आपके द्विगु समास। नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय। ये तत्पुरुष के हम उपभेद पढ़ रहे हैं। देखिए समास के हमने 4 भेद पढ़े थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है, और फिर तत्पुरुष समास की 3 उपभेद भी माने गए हैं। सबसे पहला है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट आता है हमारे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद दूसरे पद का की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे देखिए कमल नयन,
कमल नयन, यानी नयन कहते हैं कमल के जैसे, तो नयनों की विशेषता हो गई कि वो कमल के जैसे, कमल के समान नयन है। चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख की विशेषता क्या है कि वो चंद्रमा के समान है। तो मुख की विशेषता क्या बता दी कि मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो जहां पर विशेषता का वर्णन किया गया है, दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है, तो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए नन तत्पुरुष, नन का मतलब नहीं, जहां पर न का अर्थ होता है अमर, अनाथ, अतुल, जहां पर न का भाव होगा, अमर जो मरे नहीं, नाथ अनाथ जिसका नाथ ना हो, तो अतुल इन्हें जो तुल नहीं सके, जो तोल नहीं सके, तो नहीं वाले अर्थ जिसमें होंगे वो कौन सा समास होगा? हमारे नन तत्पुरुष समास। अमर न मरे, न मर, नाथ न नाथ, अतुल न तुल। तो यहां पर हमारे क्या होगा? नन तत्पुरुष समास। जहां पर न का कोई अर्थ प्रकट होता है वहां पर हमारे होता है नन तत्पुरुष समास। तो ये है हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण और तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद हम पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम इनको थोड़ा सा उदाहरण के साथ विस्तृत अध्ययन करते हुए द्वंद्व समास पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।